हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग सही है। स्वागत है मेरे चैनल में एडू शॉवर, जहाँ पे हम जनरल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो वीडियो है वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, बेसिक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन एंड आंसर। ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, बेसिक सवाल जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। जो लोग नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज ब्लड वेजल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हमारा हार्ट से जो ब्लड लेके जाता है लंग्स में प्यूरिफिकेशन लिए, वो कौन सा है इन चारों में से? तो आंसर होगा आपका आर्टरी। आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड पिक अप फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम देयर। तो हमारा हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट पंप करता है, वहाँ फिर ब्लड निकलता है। उस ब्लड में रहता है आपका क्या, उस ब्लड में रहता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है लंग्स को, और वहाँ से जो फ्रेश ऑक्सीजन जो है, जो लंग्स में हमने लिया था, वो ऑक्सीजन को लेके आ जाता है फिर से हार्ट में। फिर हार्ट पंप होता है, फिर एक एक टिश्यू और सेल में जाता है। तो देखिए, आर्टरी का काम तो मैंने बोल दिया। यहाँ पे कैपिलरी का काम क्या है? कैपिलरी आर थीन ब्लड वेजल्स दैट ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। कैपिलरी क्या होता है कि जब हार्ट पंप करता है तो वो जो लंग से जो ऑक्सीजन जो लाया है, हार्ट लंग से जो ऑक्सीजन लाया, वो ब्लड, वो ऑक्सीजन को लेके हार्ट पंप करेगा, फिर ब्लड वहाँ से निकल के एक एक टिश्यू और एक एक सेल में जाएगा। कैसे? बहुत सारे ब्लड वेजल्स, बहुत सारे छोटा छोटा पाइप्स बनेंगे, उसे कहते हैं कैपिलरीज, और एक एक टिश्यू एक एक सेल में जाके न्यूट्रिएंट्स वो सब दे के आएगा। ठीक है, फिर एनर्जी प्रोडक्शन होगा उस ऑक्सीजन के, एक सेल के अंदर ऑक्सीजन आ गया, फिर अभी एनर्जी प्रोडक्शन होगा। फिर एनर्जी प्रोडक्शन होने के बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि होगा, जो हमारे लिए हानिकारक है। उसे निकालने के लिए फिर से वही ब्लड, बहुत सारा चैनल है, ठीक है, वो फिर लेके जाएगा हार्ट में, फिर हार्ट पंप करेगा लंग्स में, फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये रहता है प्रोसेस। तो कैपिलरीज क्या करता है? आपका प्योर ब्लड लेके जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट जो मैंने अभी बोला कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, वो भी कैपिलरी से करता है। वेन्स क्या करता है? रिटर्न ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट। जैसे मैंने बोला, लंग से आया हार्ट में, ब्लड लेके आया, ब्लड वेजल्स लेके आया, फिर हार्ट से गया एक एक टिश्यू एक एक सेल में, अभी वहाँ पे जाके ऑक्सीजन दे दिया। कौन लेके गया? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। फिर वहाँ पे तो आपका ऑक्सीजन दे दिया एक एक सेल एक एक टिश्यू में। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा एनर्जी निकालने के बाद, वही एनर्जी अभी तो लेके जाना होगा फिर से हार्ट में, क्योंकि वो तो हानिकारक है एनर्जी नहीं, जो एनर्जी तो प्रोडक्शन करेगा, प्लस उसके साथ तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको तो निकालना पड़ेगा, वो हानिकारक है। तो वो ब्लड क्या करेगा? फिर से एक अलग तरीके का वेसल वो हार्ट में जाएगा, जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके देके आएगा। तो फिर ये जो कैपिलरीज है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, वो है वेन्स। आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारे ऑर्गेन से कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके जाता है वो होता है वेन्स, और कैपिलरीज जो होता है वो प्योर ब्लड कैरी करता है। ठीक है, ओके। नार्व क्या करता है हमारे बॉडी में? जो हमारे सेंसरी इम्पल्स कैरी करता है, ठीक है, मैसेज एक टिश्यू से एक ऑर्गन, एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन, जितना भी सेंसरी मैसेज है वो नर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन कॉम्प्लेक्स। विटामिन बहुत तरह का होता है, कौन सा इन चारों में से विटामिन के अंदर नहीं गिरता है? देखिए, आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एस्कॉर्बिक एसिड नहीं गिरता है, बिकॉज एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में गिरता है। तो अलग अलग विटामिन का अलग अलग नाम होते हैं। तो हर एक सवाल में बेसिक साइंस क्वेश्चंस, ये सब सवाल बहुत बार आ चुके हैं, तो जान लीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में गिरता है 8 विटामिन होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन 1, B2, B3, B4, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन 3 का नाम क्या है? नियासिन। विटामिन 5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन 6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। बायोटिन, फोलिक एसिड। विटामिन B12 का नाम क्या है? सियानो कोबालामाइन। ठीक है, ये अलग अलग विटामिन के नाम है। ठीक है, सी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में नहीं गिरेगा, क्योंकि विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक। फंगा में क्या नहीं होता? देखिए, फंगा एक हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। दैट मीन्स फंगाई अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना नहीं बना सकते, उसे कहते हैं हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। और जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, उसे कहते हैं ऑटोट्रोपिक। तो फंगाई क्या है? फंगा है एक हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। तो फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल। फंगाई में प्लांट्स नहीं होता, आई एम सॉरी, फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन ये प्लांट्स है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस, तो देखिए, क्लोरोफिल होने से नहीं होगा। एक फोटोसिंथेसिस एक तरीका है। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया से जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना बनाते हैं। उसके लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और आपका चाहिए सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये मैंने बोल दिया फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स ए रेप्टाइल ए रेप्टाइल। हम जो बोलते हैं रेप्टाइल को रेप्टाइल जो बनाता है, हाउ मीन्स व्हाट मेक्स ए रेप्टाइल, which organism are known as a reptile, what are the characteristics that reptiles have? You see, reptiles are the egg laying animals. No doubt reptiles are cold blooded animals. reptile का जो खून होता है वो ठंडा होता है कि नहीं? cold blooded animal हम कहते हैं।
तो रेप्टाइल्स को रेप्टाइल बनाने में वो लोग एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो लोग अंडा देते हैं। तो एग लेइंग रेप्टाइल्स है ड्राई, और क्या दिखेगा आपको, रेप्टाइल्स में एक स्किन दिखेगा जो काफ़ी ड्राई रहता है, उसमें स्केल्स दिखेंगे, जैसे मछली में स्केल्स रहते हैं, पत्ती रहते हैं, वैसे रेप्टाइल्स में भी दिख जाएगा। वो स्किन काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी ड्राई होता है, ठीक है, ज़्यादातर स्नेक्स में। और स्नेक्स जस्ट स्नेक्स नहीं है, देखिए लिजर्ड भी है, लिजर्ड भी है, फिर टर्टल जो है, टर्टल्स वो भी रेप्टाइल में ही गिरता है, ठीक है ना। और वो लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए ठंडी जब आता है हम अपना बॉडी शिवरिंग करते हैं, हमारा बॉडी में शिवर होता है, कांपने शुरू कर देता है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि टेम्परेचर से मेंटेन करने के लिए जब हम बॉडी जब शिवरिंग करता है, कांपता है, तो एक हीट जनरेट होता है। तो ठंडी में हमारा ऑर्गेनिज्म, हम मतलब कैसे हमने खुद को अपनाया, ऐसे अपनाया, मतलब हम अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट अपने खुद को बदल सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा गर्मी हो गया तो हमारा बॉडी स्वेट करता है, पसीना निकलता है, तो जब हवा के कांटेक्ट में जब आता है पसीना, तब हमें थोड़ा ठंडा लगता है। तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। वी कैन रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, ओके। बट यू सी स्नेक्स कैन नॉट। वो लोग जो ऑर्गेनिज्म का ब्लड ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होता है, हमारा वार्म ब्लडेड है, हम वार्म ब्लडेड है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं, पर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते। इसलिए ठंडी ऑर्गेनिज्म में ठंडे दिनों में क्या होता है, ये सब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इसे कहते हैं विंटर स्लीप। फ्रॉग्स भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं। और कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बहुत गर्मी का एनवायरमेंट में रहता है, जैसे डेजर्ट, बहुत हीट होता है, तो वो लोग नहीं सहन कर पाते, वो लोग क्या करते हैं, सैंड के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे भी। उसे कहते हैं समर स्लीप। समर स्लीप का नाम है एस्टिवेशन, विंटर स्लीप का नाम है हाइबरनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज। इन चारों में से कौन सा हवा से वो बीमारी होता है? तो आंसर होगा मीजल्स, ठीक है, मीजल्स। नंबर 5, टाइफॉइड। टाइफॉइड कैसे होता है? एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और पिंक आई, तो कभी कभी हमारे आंखें काफ़ी लाल पड़ जाता है, काफ़ी मतलब इरिटेशन होता है, काफ़ी खुजली होता है, ठीक है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, पूरा लाल हो जाता है, इसे कहते हैं कंजक्टिविटिस। तो पिंक आई और पिंक आई का और एक नाम कंजक्टिविटिस है। ये एक तरह का एलर्जी है जो बैक्टीरिया फिर वायरस से होता है, एंड इट इज कॉन्टेजिनियस, इट इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद सिक्रेशन विच इज इन्फेक्टेड। ये एक इंसान से दूसरे इंसानों में फैल सकता है। अगर मेरे आंखों से पानी निकल रहा है, ऐसा मुझे कंजक्टिविटिस हुआ है, तो मेरे हाथों में अगर आंखों का पानी लगा है, और अगर किसी और इंसान के टच में मैं आता हूँ, वो पानी अगर आता है, तो उसमें वो बीमारी जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। तो बाइल एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इट इज सीक्रेटेड बाय आवर लिवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लिवर जो है वो बाइल एक तरह का फ्लूइड निकलता है जो डाइजेशन के पाचन क्रिया में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, वो फैट डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो देखिए वो जो बाइल जो है वो कहाँ पे स्टोर रहता है? बाइल आपका स्टोर रहता है हमारा जो गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है, फैट डाइजेशन में मदद करता है। अभी देखिए कोई गोल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, गोल ब्लैडर तो काट लेते हैं, है कि नहीं। तो फिर जब कट जाता है तो फिर इससे कोई मतलब नुकसान होता है? नुकसान कुछ नहीं, क्योंकि देखिए अगर गोल ब्लैडर, लिवर सीक्रेट करता है बाइल, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, और अगर गोल ब्लैडर वाला नहीं रहेगा तो फिर वो बाइल जो है डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर देखिए फिर भी ज़्यादा चीज़, ज़्यादा बटर, ज़्यादा घी वाला, जहाँ पे ज़्यादा फैटी वाला सब्सटेंस अगर ज़्यादा खाया जाए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पेनक्रियस के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। यहाँ पे आंसर देख लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल दिया है। जो मैंने बोला है हिंदी में वही इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले हैं मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लेकिन देखिए मैं हिंदी बोलता रहता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही तो लिखा है, मैं अगर कुछ प्रॉब्लम होगा फिर मैं इंग्लिश बोलता रहूँगा बीच में, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज ए स्टेरॉइड। ओके, यू सी मैक्सिमम ऑफ द हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। मैक्सिमम जो हार्मोन होता है वो प्रोटीन से बना होता है, बट देयर आर सम हार्मोन्स विच आर मेड अप ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या है? मीन्स वो हार्मोन जो आपका कोलेस्टेरॉल से बनेगा, ठीक है ना। जो आपका कोलेस्टेरॉल प्रोडक्ट से आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स बनता है, और वो लोग लिपिड सोल्यूबल होता है, तो वो हार्मोन जो कोलेस्टेरॉल से बनता है या फिर लिपिड डेरिवेटिव से बनता है उसे स्टेरॉइड कहते हैं। तो देखिए एस्ट्रोजन, इन चारों में से कौन सा स्टेरॉइड है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपका कौन निकलता है? एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय आवर ओवरी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी, इट विल सीक्रेट एस्ट्रोजन्स एंड इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। जो सेक्सुअल जो जनन अंग है उसको डेवलपमेंट में मदद करता है ये एस्ट्रोजन। फीमेल जो सेक्स कैरेक्टर है या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर है या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये सब डेवलप करता है एस्ट्रोजन। तो फिर हमारा जो है जो फीमेल का होता है उसे कहते हैं टेस्टिस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, और वो क्या हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। और एक नाम क्या है? एंड्रोजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो जैसे हमारा मेल सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। तो
बस हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस या ओवरी ही स्टेरॉइड हार्मोन नहीं निकालता, स्टेरॉइड हार्मोन बस टेस्टिस और ओवरी ही नहीं निकालता, और भी है जैसे एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर रहता है, वो भी आपका स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है। तो वो स्टेरॉइड हार्मोन उसका जो एड्रिनल ग्लैंड निकलता है उसका नाम क्या है, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो फिर अभी नंबर बी देखिए, इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में जानना जरूरी है। या हमारा पेनक्रियास निकलता है, पेनक्रियास में एक खास तरीके का सेल मिलता है जिसका नाम है आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, और वो आपका इंसुलिन निकलता है। वो क्या करता है, हमारा बॉडी में जब ग्लूकोज का मात्रा, हम खाना खाने के बाद तो ग्लूकोज काफ़ी हो जाता है हमारे बॉडी में डाइजेशन के बाद, तो जितना ग्लूकोज चाहिए मतलब यूटिलाइज करना है वो तो हम कर लेंगे, बाकी जितना बच गया उसे तो रखना पड़ेगा, तो उसे स्टोर करके रखता है ये इंसुलिन। तो ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उसे स्टोर करके लीवर में रखता है ग्लाइकोजन वाला रूप से, ठीक है। तो ये हो गया इंसुलिन का काम। डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है क्योंकि इंसुलिन वहाँ पे फंक्शनल नहीं होता, इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, तो वो पर्सन का क्या होगा, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा, उसे डायबिटीज बीमारी होगा। और एक यहाँ पे नंबर बी लिखा गया हार्मोन का नाम ग्लूकागन। इंसुलिन ग्लूकागन ये सब प्रोटीन डेरिवेटिव, प्रोटीन से बना हुआ है, पर स्टेरॉइड है आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। तो ग्लूकागन क्या करता है, अब हमने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तो लिवर में जो स्टोर करके रखा है इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, अभी वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा कौन, ये ग्लूकागन, और ग्लाइकोजन के तोड़ के बनेगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से एनर्जी बनेगा और हम काम कर पाएंगे। हमने कुछ खाया नहीं है, पर वही जो ग्लूकागन जो स्टोर है, ठीक है, उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाएगा, ये है ग्लूकागन का काम। इंसुलिन का पूरा उल्टा। नंबर डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड निकलता है, ब्रेन के नीचे होता है, और वो क्या करता है, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, वो क्या करता है आपका डेवलपमेंट ऑफ जो मतलब जो प्रेगनेंसी का टाइम, जो चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस मसल्स आर डन बाय दिस ऑक्सीटोसिन। तो डिलीवरी के समय जब हमारे यूटरस में जो बेबी जब निकलेगा, तो उसके समय जो लेबर पेन होता है उसको ऑक्सीटोसिन डेवलप करता है। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, आई एम सॉरी, वेट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड आरडीएक्स इज फॉर्म्ड। आरडीएक्स, ठीक है, आरडीएक्स कौन सा फॉर्म में मिलता है, एक्सप्लोजिव, वो बहुत बड़ा एक विशाल एक बॉम्ब की तरह होता है कि नहीं, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव है आरडीएक्स। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। केमिकल नाम 135 ट्राइनाइट्रो 135 ट्राइजाइन, ठीक है, और ये देखने में कैसा, व्हाइट पाउडर की तरह, ठीक है। तो ये है आरडीएक्स के बारे में। तो यहाँ पे नंबर डी जो दिया है, एज ए न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन क्या है, बॉम्ब और मिसाइल दैट यूजेस न्यूक्लियर एनर्जी टू कॉज एक्सप्लोशन। तो न्यूक्लियर जो वेपन होता है, ये बॉम्ब होता है, फिर मिसाइल होता है जो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन करता है, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी सृष्टि होता है, ठीक है। और वो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे सृष्टि होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। नाउ नंबर बी रिएक्टर, ठीक है। नंबर बी रिएक्टर क्या है, रिएक्टर क्या है, यही न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन जो होगा, वो बड़ा बड़ा एक क्या बोले कंटेनर होता है, कंटेनर का तरह नहीं, एपरेटस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एज ए वेजिटेबल प्रिजर्वेटिव पोली डैश फोम इज यूज्ड। ये केमिकल्स में वेजिटेबल में कौन सा दिया मतलब रहता है, तो वो हो गया यूरिथेन्स। यहाँ पे बहुत सारा है, स्पेलिंग देखना पड़ेगा, इसलिए यूरिथेन्स ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। तो उसका केमिकल नाम है आपका इथाइल कार्बामाइट। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच नेचुरली फाउंड इन लो क्वांटिटीज इन मेनी फर्मेंटेटेड फूड्स एंड ड्रिंक्स। तो वेजिटेबल फूड्स ड्रिंक्स में ये ऐड किया जाता है, और नेचुरली भी कभी कभार फूड में ये मिल जाता है, बट ये एक तरह का मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस है, कार्सिनोजन है, पर वो थोड़ा सा मात्रा में रहता है मतलब ड्रिंक्स में या फिर फूड में। क्वेश्चन नंबर 10, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। जो नींबू होता है, लेमन जो होता है, या फिर सिट्रस तरीके का जो फल होगा, जैसे ऑरेंज हो गया, तो उसमें कौन सा एसिड मिलता है, इन चारों में से होगा आपका साइट्रिक एसिड, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। नेचुरल प्रिजर्वेटिव मतलब देखिए, एक आप सोच लिए आचार है, आचार जो हम बनाते हैं वहाँ पे हम क्या डालते हैं, वहाँ पे तेल डालते हैं, फिर मिर्चा डालते हैं, फिर हम हल्दी डालते हैं, तो हल्दी तेल ये सब क्या करता है, उस चीज़ को पचाने नहीं देता। ये तेल, मस्टर्ड ऑयल या फिर ये हल्दी, टर्मरिक पाउडर, इट्स एक्ट्स एज एन प्रिजर्वेटिव, मीन्स यो वो मतलब सरने नहीं देगा, इट विल नॉट अलाउ द that particular thing to get rotten. Are you getting my point? So citric acid is found in the lemon. It acts as a natural preservative and it is also add acidic sour taste to foods and soft drinks. तो कोई भी एक फूड में थोड़ा सा मतलब जो खट्टा लगे, वो साइट्रिक एसिड का काम ये है। तो साइट्रिक एसिड में विटामिन सी रहता है, बहुत जरूरी बात। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि विटामिन सिट्रिक एसिड को अगर हम जो चेहरे पे या फिर नींबू अगर लगाएं, या फिर जिसमें सिट्रिक एसिड, वो क्या करता है, हमारे जो स्किन से जो डेड सेल्स हैं, फिर हमारा जो
डेड सेल वो हटाता है, न्यू सेल को ग्रो में मदद करता है, फिर हमारा रिंकल्स जो है, डार्क सर्कल्स, ये हटाने में मदद करता है, ठीक है। बुढ़ापा के जो जो छीले पड़ते हैं वो सब हटाता है, तो बहुत अच्छा है सिट्रिक एसिड का यूजेस हम। नंबर सी, लैक्टिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, दही में लैक्टिक एसिड मिलता है और इस लैक्टिक एसिड को बनाने में आपका एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, वो लैक्टिक एसिड बनाता है, दही में यूज होता है ये। और लैक्टिक एसिड हमारा बॉडी में भी बनता है, जो मसल फाइबर है वहाँ पे, जब हम एनर्जी का प्रोडक्शन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बॉडी में तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो होता है सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन तो लेके गया था ना, ब्लड एक एक टिश्यू में देके आया था, तो वो जो एक एक टिश्यू में जो ऑक्सीजन जो देके आया ब्लड, लंग से लेके गया था ना ब्लड, तो वो ऑक्सीजन के साथ मेरा खाना जो मैंने डाइजेस्ट किया था वो खाना रिएक्ट होकर बनेगा एनर्जी, ऑक्सीजन के सहारे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होता है, पर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बहुत दौड़ रहा हूँ, इससे अच्छा क्या, मतलब इससे क्या होता है कि मुझे जितना ऑक्सीजन चाहिए मेरा बॉडी इतना ले नहीं पाता है, ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट वो एनर्जी तो देगा, पर वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड हमारा बॉडी में, ठीक है। इससे लिए क्या होता है, मसल क्रैम्प होता है। आपने देखा होगा फुटबॉल के प्लेयर से, फिर कोई भी क्रिकेटर्स प्लेयर ज़्यादा देर खेलते रहते तो क्रैम्प आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है, बहुत देर से वो लोग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लोग काम कर रहे थे, ठीक है। नंबर डी, टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड इज व्हाइट कलर का होता है, इट इज क्रिस्टलाइन, जैसे क्रिस्टलाइन मीन चीनी जैसा, जैसे कि चीनी है बहुत सारा दाना दाना, तो क्रिस्टलाइन, इट इज व्हाइट एंड दैट occurs in many fruit like grapes, banana, citrus, etc. and it is found, tartaric acid is found in many fruits like grapes, bananas, citrus means lemons, oranges, okay. And what is the function of tartaric acid? It is very good for us because it helps in digestion, it improves intestinal functions and it keeps immune system healthy। हमारा जो immune system है उसे healthy बना कर रखता है, digestion में मदद करता है, हमारा intestine का function अच्छे से हो ये चेक करता है। नंबर 11, what is the full form of ASLV? ये फिजिक्स का हो गया। ASLV का फुल फॉर्म है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पूछा गया है इसलिए मैंने ये सवाल डाला है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बहुत एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है ना। इसका नहीं, हर के, जैसे मैंने नीचे वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, GSLV, ASLV, ओके, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछता है। विच इज इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मीन्स जो रॉकेट होगा, जो ऑर्बिटर होगा, उसे कोई तो लेके जाना पड़ेगा ना, मतलब अर्थ के बाहर ऑर्बिट में, तो वो उसे कहते हैं लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे कौन सा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? सैटेलाइट को तो सैटेलाइट जाके हमारे धरती में चारों ओर घूमता रहेगा, फिर जो भी काम करेगा कोई तो उसे छोड़ के आना पड़ेगा ना, वो अकेले तो नहीं जा सकता ना, ग्रेविटी को क्रॉस करने के लिए, उसे कहते हैं लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो SLV 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आंसर हो गया SLV 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। और GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और नंबर ए एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 13, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC इज सिचुएटेड है। सतीश धवन स्पेस सेंटर बहुत पॉपुलर हमारे इंडिया में, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पे है? वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बेस्ड ऑन लॉन्चर, यही जो लॉन्च व्हीकल है ना, जो सैटेलाइट को लेके छोड़ के आता है, ग्रेविटी को पार करके हमारा ऑर्बिट में छोड़ के आता है, ये बनाने में बहुत बार श्रीहरिकोटा ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज चंद्रयान, व्हाट इज चंद्रयान, आई एम सॉरी, व्हाट इज चंद्रयान? चंद्रयान है क्या? आंसर होगा लूनर प्रोब, ठीक है। मून को मतलब मून को देख रेख करे, उसमें से इंफॉर्मेशन लाए, तो लूनर प्रोब हो गया। तो ये कब शुरुआत हुआ था चंद्रयान 1? ये हो गया था 2008 में, 22 अक्टूबर में। और नंबर सी, नेविगेशन सैटेलाइट, काम क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट है क्या? यूज फॉर प्रोवाइडिंग पोजीशन, कौन सा चीज़ कहाँ पे है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो चाहिए हमें नेविगेशन के हिसाब से, वो हमारा नेविगेशन सैटेलाइट देगा। नंबर डी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो हमारा अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसे कहते हैं अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट के बारे में और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसे कहते हैं अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ओके। क्वेश्चन नंबर, नंबर 15, IRNSS इंपॉर्टेंट है। IRNSS इज ए क्या है? एक तरह का नेविगेशन सैटेलाइट है। ऑप्शन नंबर ए, फुल फॉर्म क्या है IRNSS का? इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। नंबर सी, मार्स मिशन के बारे में जानना जरूरी है। मार्स मिशन ऑल्सो कॉल्ड द मंगलयान इज अ स्पेस प्रोब ऑर्बिटिंग मार्स। मार्स के चारों ऑर्बिट में घूमता रहता है, इसे मार्स एक ऑर्बिटर है, एक प्रोब है, ठीक है, वो घूमता रहेगा। तो वो कब लॉन्च किया था? वो होता 2014 24 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस इज मोस्ट पॉपुलर लाफिंग गैस? एक ऐसा गैस है जो हम अगर सूंघते हैं तो हम
हंसते रहते हैं, तो उसे कहते हैं लाफिंग गैस। एंड इट इज केमिकली ए नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। एंड व्हाट डज इट डू, इट रिड्यूसेस एंजाइटी एंड इट रिड्यूसेस फियर, इट रिड्यूसेस पेन्स। तो कोई भी ऑपरेशन या फिर कुछ काम में लाफिंग गैस दिया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन करते वक्त उसे फील पेन नहीं होता, मतलब पेन फील नहीं होता। और भी बहुत सारा कामों में, जस्ट मैंने सर्जरी का नाम नहीं बोला है, और भी बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन को रिमूव करता है, डरावट जो है, डरना, ये सब रिमूव करता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर। हाइपरटेंशन का आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती हो गया, इंक्रीज इन हार्ट रेट। हाइपरटेंशन इंक्रीज इन हार्ट रेट है, या फिर डिक्रीज इन हार्ट रेट है, या फिर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, या फिर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। आंसर होगा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, मैंने जो बताया था कि जो ब्लड वेजल्स है नाम से, इसके अंदर जो ब्लड जो जाएगा वो एक मतलब फोर्स से जाता है। जब उसका फोर्स ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट जाता है, और काफ़ी फोर्स, जो पाइप है, मतलब वेजल्स तो पाइप ही होगा ना, आर्टरी कैपिलरीज वेन्स, वो पाइप के ऊपर में बहुत फोर्स डालता है उसके वॉल में, तो वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे कहते हैं हाइपर प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो है आपका 120/80 mm/Hg। बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और हमें ये पता होना चाहिए हमारे खुद के बॉडी के बारे में जानने के लिए, है कि नहीं। और जो हाई होता है वो होता है 139-89, ठीक है, 139-89, 139-89 भी इसे नॉर्मली हम कह सकते हैं, ठीक है, बट हाई रेंज में माना जाएगा। पर अगर 140 से 90 के ऊपर हो गया तो यह हाइपरटेंशन है, और बहुत खतरा तब होगा जब उसका 180/120 हो जाता, मीन्स खतरा है, खतरे की घंटी, ओके। और नंबर बी, डिक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट का डिक्रीज होना, इसका एक नाम है जिसका नाम है ब्राडाइकार्डिया, ठीक है। ब्राडाइकार्डिया हैपेंस हार्ट्स फीवर देन 60 पर मिनट। नॉर्मल कितना है 72 पर मिनट। हमारा हार्ट बीट जो है 1 मिनट में 72 बार करता है, पर उन लोगों का जिसका 60 से कम हो जाता है, उसका थोड़ा मतलब ये थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसका नाम है ब्राडाइकार्डिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, तो वो हो गया वाट। और वाट जो ऐसा यूनिट उसने कौन दिए थे, वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट। तो नाम क्वेश्चन नंबर ए, एंड सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है एम्पियर। एम्पियर क्या है, एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है, और ये किन्होंने दिया है, एंड्रे मेरी एम्पियर। बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया सब कुछ। नंबर बी वोल्ट। वोल्ट है आपका यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये किन्होंने दिया है, एलिसेंड्रो वोल्टा। नंबर सी कोलम्ब। कोलम्ब क्या है, कोलम्ब इज अ यूनिट ऑफ चार्ज गिवन बाय चार्ल्स ऑगस्टन दी कोलम्ब। कोलम्ब एक यूनिट क्या, ऐसा यूनिट किसका है, चार्ज का, ठीक है। और कौन दिए हैं, चार्ल्स ऑगस्टन दी कोलम्ब। अभी देखिए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या है, फिजिक्स का डेफिनेशन है, ठीक है। 1 एम्पियर है 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकंड, एक सेकंड में एक चार्ज, ठीक है, 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, इसे उसे कहते हैं 1 एम्पियर। मीन्स करंट, कितना करंट फ्लो करेगा, अगर एक कोलम्ब ऑफ चार्ज अगर एक सेकंड में गया, वो होगा 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। नंबर 1 वोल्ट, एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 1 जूल पर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। एनर्जी कितना लेगा, अगर एक जूल जो है वर्क हुआ, अगर 1 जूल पर इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जितना एनर्जी मूव, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा, उसे कहते हैं 1 वोल्ट। 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर एन सेकेंड, ठीक है। 1 कूलम क्या है, वो चार्ज है जो आपका 1 एम्पियर को 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, करने में जितना चार्ज चाहिए उसे कहते हैं 1 कूलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं, वो हो गया आपका एमीटर। नंबर बी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर किससे मेजर किया जाता है, आई एम सॉरी, वोल्ट मीटर जो मतलब वोल्ट मीटर से क्या आपका मेजर किया जाता है, वो जगह पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को एमीटर। और वोल्टामीटर, यस, वोल्टामीटर इज यूज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट एक्शन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोलाइट एक्शन से, अगर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन से, वो आपका वोल्टामीटर करेगा, उसका ऐसा यूनिट है कूलम भी है। नंबर डी पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है वो होता है आपका पोटेंशियोमीटर, उसका यूनिट क्या है, ओम। नंबर 19, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस का मेन कंपोनेंट क्या है, आपको पता है ना ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथाइन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जाके जमा हो जाता है। एज ए रिजल्ट जितना हीट अंदर आता है, नॉर्मली सन का रेड जो आता है, यूवी रे जो अंदर घुस जाता है,
अर्थ का सरफेस से टकरा के फिर वो निकल भी जाता है, पर क्या होता है थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा रहना पड़ता है, क्योंकि सब निकल जाएगा तो हमारा अर्थ पूरा ठंडा हो जाएगा, लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। पर क्या होता है कि अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, ये मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया, तो जितना हीट आ रहा है थोड़ा तो निकलना चाहिए, थोड़ा रहना चाहिए, पर सब रह रहा है, कोई निकल ही नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होने से क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, टेम्परेचर हर जगह में ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव ग्रीन हाउस गैसेस ये सब है। नंबर 20, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज रिगार्डेड एज, किसको बोला जाता है, लेवोइसियर। लेवोइसियर ने क्या डिस्कवर किया था उन्होंने, ही डिस्कवर्ड द रोल ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी एक चीज़ जलने में, अगर कोई एक चीज़ जल रहा है और जैसे एक मोमबत्ती जला दीजिए, एक ग्लास से ढक दीजिए, तो क्या होगा, वो मोमबत्ती बुझ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कोई भी एक चीज़ जलने में मदद करता है। कौन बताया, आपका लेविसियर ने बताया। और लेविसियर ने ये भी आपका ऑक्सीजन का जो नाम है, हाइड्रोजन का जो नाम है, ये लेविसियर साइंटिस्ट ने ही दिया था। नंबर ए, रदरफोर्ड इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। रदरफोर्ड ने जो एटम का जो मॉडल होता है ना, वो आपका रदरफोर्ड जी ने बताया था, उसे कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और उन्होंने अल्फा बीटा पार्टिकल जो होता है, यूरेनियम को तोड़ने से जो अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, ये भी आपका रदरफोर्ड जी ने ही बताया था। नंबर बी, आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बताया था कि E = mc², और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। E = mc² बहुत पॉपुलर है कि नहीं, जहाँ पे ये बताता है कि मास और एनर्जी एक्चुअली एक ही होता है, जस्ट उन लोग का थोड़ा डिफरेंस होता है फॉर्मूला में। नंबर डी, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, दैट मीन CV रमन जो है, उनका फुल नाम श्री चंद्रशेखर वेंकटा रमन है। उन्होंने क्या किया था, आपका लाइट स्कैटरिंग के ऊपर उन्होंने काम किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और उन्हें क्या क्या बताया, उन्होंने क्या बताया था, व्हेन लाइट ट्रैवर्सेस ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, सम ऑफ द डिफ्लेक्टेड लाइट चेंज वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करता है, तो कोई कोई लाइट का जो वेवलेंथ है और एम्पलीट्यूड है, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप कुछ सवाल मतलब सुझाव है, कमेंट है, सजेशन, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग दे सकते हैं। और मेरा पार्ट 2 पार्ट 3 इसी साइंस जनरल के जनरल मतलब क्वेश्चंस के ऊपर और भी आएगा, तो स्टे ट्यून रहिए। और मेरा और एक चैनल है एडुजेनेसिस पोर्टल, वो बायोलॉजी के ऊपर रहता है, वो जाके एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।